हेलो बच्चों। आज हम ले रहे हैं अपना इंडियन इकोनॉमी का दूसरा जो टॉपिक है, भारत के प्राकृतिक संसाधन। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एक देश के ये बताते हैं कि वो देश विकासशील है, विकसित है या अल्प विकसित है। मतलब किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों का उसके आर्थिक विकास के साथ गहरा संबंध होता है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने लिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था की श्रेणी में सम्मिलित होती है। चूंकि भारत में प्राकृतिक संसाधन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रचुरता है, लेकिन फिर भी भारत जो है विकासशील, उनका उचित मात्रा में विदोहन नहीं होने के कारण, जैसे कि हमने लिया था ना कि रिसोर्स, वहां पर रिसर्च की कमी है, भारत में अनुसंधान की कमी होने के कारण या उनका पूंजी के अभाव के कारण हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। तो आज हम लेते हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल। तो संसाधन का पहले अर्थ लेते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। संसाधन का मतलब संसाधन प्राकृतिक भी हो सकते हैं और सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। और संसाधन का मतलब है जिसका उपयोग करके व्यक्ति अपने अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकता है, या कह सकते हैं कि संसाधनों के प्रयोग से देश का विकास जो है वो निर्धारित होता है। तो संसाधन का उपयोग करके मनुष्य जो है अपने उपयोग के अनुरूप उनको काम में लेता है। प्राकृतिक संसाधनों का जो है देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि संसाधन हमारे पास नहीं होंगे, मान लो हमारे पास पूंजी है लेकिन हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो कोई भी देश जो है विकास नहीं कर सकता। क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे हैं या कृषि है, उद्योग धंधे हैं, उन सब के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधनों से मिलता है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण आधार होते हैं। भूमि, जलवायु, खनिज आदि, ये जो जितने भी संसाधन है, भूमि भी हो सकती है, वन हो सकते हैं, खनिज हो सकते हैं, है ना, पानी जो है वो, उसके बिना कोई भी कृषि और उद्योग जो है उसका विकास नहीं हो सकता। यदि भूमि नहीं है तो कृषि का विकास नहीं होगा, ना ही उद्योगों का विकास होगा। खनिज नहीं है तो उद्योगों का विकास नहीं होगा, पानी नहीं है तो किसी का भी विकास नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि प्राकृतिक संसाधन हमारे पास नहीं होंगे तो ना तो कृषि का विकास हो सकता है और ना ही उद्योगों का विकास हो सकता है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन के विभिन्न रूप जैसे वायु, जल, वन आदि जो है वो मानव के जीवन और विकास, देश के विकास के लिए और मानव जीवन के लिए, दोनों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों के प्रयोग से मानव का विकास होता है। मतलब केवल प्राकृतिक संसाधन यदि हो हमारे पास तो भी मानव का विकास नहीं हो सकता, और यदि केवल मानवीय साधन हो तो भी विकास नहीं हो सकता। मतलब इन दोनों के, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों के संयुक्त प्रयास से मानव का भी विकास होता है और इससे अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है। तो इसलिए हमारे लिए प्राकृतिक संसाधनों का देश की अर्थव्यवस्था या उसके आर्थिक विकास के लिए, मानव के विकास के लिए बहुत महत्व होता है। जिस देश में प्राकृतिक संसाधन ये माना जाता है कि प्राकृतिक संसाधन जितने ज्यादा होंगे, अर्थव्यवस्था का विकास, देश का विकास उतना ही अधिक होगा। अब हम लेते हैं संसाधनों का वर्गीकरण, कि संसाधनों को हम कैसे बांट सकते हैं। तो संसाधनों को पुनर्नवीनीकरण, उत्पत्ति और उपयोग के आधार पर, जैसे जैसे उनका नवीनीकरण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, पुनः उत्पत्ति, पुनरुत्पादित है कि नहीं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो एक बार प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो अपने आप पैदा होते रहते हैं, और उनके उपयोग के आधार पर, किस कार्य में उसका उपयोग होता है, उसके आधार पर संसाधनों को कई श्रेणियों में बांटा जाता है। हम लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, कि उनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है कि नहीं। यदि मान लो कोयला है, वो खान में से निकाला तो वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसी तरह वन को काटते हैं तो वन पुनः, पौधे जो हैं वो पुनः, पेड़ पौधे पुनः उत्पादित हो सकते हैं। तो जैविक संसाधन दो भागों में बांट रहे हैं हम, एक जैविक संसाधन है और एक अजैविक संसाधन है। जैविक संसाधनों में प्रकृति जीवित तत्व शामिल होते हैं, जैसे वन, फसलें, पक्षी, वन्य जीव, मछलियां, अन्य समुद्री जीव। मतलब ऐसे संसाधन जो पुनरुत्पादित होते हैं या पुनर्जीवित हो सकते हैं, जैसे पक्षी हैं वो प्रजनन के द्वारा पुनः उत्पादित हो सकते हैं, फसलें हम काटते हैं और पुनः उत्पादित हो जाती हैं, वन पुनः उत्पादित हो सकते हैं। तो इस तरह से जैविक संसाधनों का मतलब है ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पादित किया जा सकता है या पुनर्जीवित किया जा सकता है।
दूसरे हैं अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधनों का मतलब है इसमें पर्यावरण के जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं उन सबको शामिल करते हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, खनिज आदि, ये अजैविक संसाधन है। ये संसाधन ऐसे हैं, भूमि यदि एक बार समाप्त हो गई तो दोबारा और ज्यादा पैदा, जितनी हमारे पास है वो सीमित है। एक देश के पास जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है वो सीमित है, उसको बढ़ा या घटा हम नहीं सकते हैं। जितना जल है वो सीमित है। तो इस तरह से अजैविक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनको पुनर्उत्पादित नहीं किया जा सकता या जिनका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने दो तरह के संसाधनों को लिया, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक का मतलब जो पुनरुत्पादित किए जा सकते हैं और अजैविक का मतलब जो उत्पादित नहीं किए जा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं वन। वन भी जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। वन्य क्षेत्र, वनों का जो विकास है वो भी एक प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि वन के विकास के आधार पर विभिन्न उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं, पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहता है। तो अब देखते हैं कि भारत में फॉरेस्ट एरिया कितना है। भारत में वन क्षेत्र, प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पर वनों को जो है पूजा जाता है। तो भारतीय ऋषियों के अनुसार वृक्ष का अर्थ है जल और जल से मिलता है जीवन। मतलब जितने ज्यादा वृक्ष होंगे उतना ज्यादा जल होगा, और जल जो है वो व्यक्ति के, मनुष्य के, किसी भी चीज के, मानव जीवन हो या पूरी प्रकृति का जो है वो जीवन का आधार है। चाहे फसलें हो, पेड़ पौधे हो, मानव हो, पशु पक्षी, हर किसी को जल के बिना उसका जीवन नहीं हो सकता है। तो भारतीय ऋषियों के अनुसार वृक्ष का जो अर्थ है वो जल, मतलब जितने ज्यादा पेड़ होंगे हमारे पास, ज्यादा बरसात होगी उतना ही ज्यादा जल होगा। इसलिए हमारे देश में पेड़ को काटना पाप माना जाता है, और पेड़ जब लगाए जाते हैं तो ये पुण्य कार्य माना जाता है। वन मनुष्य के लिए बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन माने जाते हैं, क्योंकि वन और वृक्ष मानव जीवन और पशु जीवन दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, और आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन जो है और वन या कहीं वृक्ष जो है मानव के लिए भी आवश्यक है, पशुओं के लिए भी आवश्यक है, दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। और आर्थिक विकास की जितनी भी योजनाएं होती हैं सरकार के द्वारा, वनों पर उसमें बहुत महत्व दिया जाता है। तो वन क्षेत्र जो है उसको, उसका वर्गीकरण हम स्वामित्व के आधार पर भी कर सकते हैं, कानूनी स्थिति के आधार भी कर सकते हैं, और बनावट के आधार पर भी। मतलब वनों का जब वर्गीकरण करना होता है वो तो तीन आधार पर कर सकते हैं, कि उसका स्वामित्व किसके पास है, उसकी कानूनी स्थिति क्या है, और उसकी बनावट क्या है। कानूनी स्थिति के अनुसार सुरक्षित वन, रक्षित वन और शेष अवर्गीकृत वन होते हैं। कानूनी स्थिति के अनुसार तीन तरह के वन हो सकते हैं, सुरक्षित वन हो सकते हैं, रक्षित वन हो सकते हैं, और अवर्गीकृत वन जिनका कोई वर्गीकरण नहीं किया है सरकार ने। इनमें क्या है, जो रक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट जो है, उनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है। जलवायु और ऊंचाई के अंतर के कारण भारत में विभिन्न किस्म के वन पाए जाते हैं। भारत में 7% शीतोष्ण वन है, जिसमें कोणधारी व चौड़ी पत्तियों के वृक्ष पाए जाते हैं। शेष 92% उष्ण वन है, जिनमें ज्यादातर पतझड़ पेड़ पाए जाते हैं, कुछ सदाबहार पेड़ होते हैं। तो एक तो हो गए हमारे जब वनों का वर्गीकरण करते हैं तो हमने लिया कानूनी स्थिति के आधार पर, कि कुछ तो सरकार ने क्या कर दिए, रक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिए, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा जो है सरकार के ऊपर है। कुछ जो होते हैं सुरक्षित हो गए, कुछ रक्षित हो गए, कुछ अवर्गीकृत हैं, जिनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट है। इसी तरह जलवायु के आधार पर, या यूं कहें कि उनकी बनावट के आधार पर जो है, भारत में कई तरह के वन पाए जाते हैं। जलवायु के आधार पर एक शीतोष्ण वन होते हैं और एक उष्ण वन होते हैं। शीतोष्ण वन जो है वो केवल 7% पाए जाते हैं, और 92% केवल उष्ण वन हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। अब वनों के वितरण में भी असमानता है। कुछ राज्यों में जो है वन बहुत ज्यादा है, और कुछ राज्यों में वनों की बहुत कमी है। तो भारत की 75.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वन आच्छादित है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 23% है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो वन है, तो ये 23% जो है वन हमारे यहाँ पर है। 2011-12 में वन आच्छादित क्षेत्रफल जो था भारत में 7 करोड़ हेक्टेयर था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 22.9 भाग था। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल केवल 0.16 हेक्टेयर है, जबकि विश्व में ये जो है अनुपात 1.19 हेक्टेयर का है।
तो भारत में वनों के वितरण में बहुत ज्यादा असमानता पाई जाती है। 83% का अंतर पाया जाता है। जैसे एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां पर 87% वन जो है वहां पर पाए जाते हैं, मतलब कुल जो एरिया है उसका 87% वन है। हरियाणा में केवल 4% वन है, मतलब हरियाणा का जितना भी एरिया है उसके केवल 4% पर वन है। तो हमारी राष्ट्रीय वन नीति जब सरकार बनाती है तो उसमें उन्होंने इसको, ये जो वनों के वितरण में जो असमानता है इस पर काफी कम करने का प्रयास किया गया कि, और उन्होंने ये कुछ निश्चित किया कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का एक निश्चित अनुपात जो है वन आच्छादित होना चाहिए। राज्य जो है उनमें भी वनों के वितरण में काफी असमानता है। तो सबसे ज्यादा वन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो है उनमें जो है वन बहुत कम पाए जाते हैं। ये बहुत कम, मतलब इनका कुल क्षेत्रफल का केवल 10% जो भाग है उससे भी कम भाग है उसमें वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से वनों का वितरण जो है देश में काफी असमान है। एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां पर 87% जो है वन है, वहीं पर कुल क्षेत्रफल का, उनके कुल क्षेत्रफल का 87% वन वहां पर पाए जाते हैं, जबकि हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 4% जो है एरिया उस पर वन पाए जाते हैं। इसी तरह राज्यों को लें तो राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, जबकि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो है उसमें बहुत कम वन पाए जाते हैं। अब लेते हैं कि भारत ने चूंकि वनों के महत्व को देखते हुए और देश में इसके कमी को देखते हुए राष्ट्रीय वन नीति 1952 और 1988 जो है वो घोषित की। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश में 1/3 भूमि पर वन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मतलब ये निर्धारित किया गया कि कम से कम 1/3 जो भूमि है उस पर वन लगाई जाए, जिसके अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में 60% तथा मैदानी क्षेत्रों में 20% भाग पर वन आवश्यक माने गए। परंतु रक्षा, रेल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की जो भूमि थी उन पर सरकार जो है जितना वृक्षारोपण करना चाहिए था उतना नहीं कर पाई। इसलिए क्या हुआ, 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति के प्रस्ताव से जो 1/3 भाग पर, कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर जो वनों का विस्तार करने की सिफारिश जो हुई थी वो कार्यान्वित नहीं हो पाई। मतलब राष्ट्रीय वन नीति 1952 का जो मुख्य जो एजेंडा था, मुख्य उद्देश्य था, वो ये था कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 भूमि जो है उस पर वन होने चाहिए। परंतु सरकार जो है विभिन्न कारणों से उस को पूरा नहीं कर पाई। इसलिए दिसंबर 1988 में एक नई राष्ट्रीय वन नीति तैयार की गई, जिसमें पर्यावरणीय स्थिरता व परिवेश संतुलन बनाए रखने के मुख्य उद्देश्य पर बल दिया गया। रक्षण कानून को 1988 में संशोधित करके अधिक कठोरता से लागू करने का प्रयास किया गया। इस वन नीति के भी कुछ उद्देश्य थे, जैसे देश के कुल क्षेत्रफल के वो 1/3 मतलब 33% भाग तक वन फैलाने का प्रस्ताव किया गया। देश में उन्होंने कहा कि यदि कच्चा माल उपलब्ध होता है तो ही वन आधारित उद्योगों की स्थापना की जाए, वरना नहीं की जाए। निजी जो वन ठेकेदार जिनकी जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। वन भूमि को गैर वन कार्यों के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना चाहिए। ये वन नीति भी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार उत्तम वनों व जैव विविधता वाले के खनन क्रिया से अलग रखना चाहती थी। ये जो हमारी नीति थी वो भी सही ढंग से अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने और विद्वानों ने वन विकास के लिए कुछ सुझाव सुझाए कि यदि हम ऐसा करते हैं तो देश में वनों का विकास हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भारत में वर्तमान समय में वन क्षेत्र के नियोजित एवं व्यवस्थित रूप से विदोहन व संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु फिर भी वन क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। अतः वनों को जितना एरिया हमें चाहिए पर्याप्त मात्रा में उनके विकास के लिए हमें क्या करना होगा, एक दीर्घकालीन योजना बनानी पड़ेगी। इस दीर्घकालीन योजना को बनाने के लिए उन्होंने कहा कि हमें एक केंद्रीय वन मंडल की स्थापना करनी पड़ेगी या संगठन की स्थापना करनी पड़ेगी, जिसमें एक तरफ अर्थशास्त्री होंगे, उद्योगपति होंगे, वन विशेषज्ञ होंगे, मतलब सारे लोगों को इसमें शामिल करके एक दीर्घकालीन योजना हमें बनानी होगी। फिर उन्होंने कहा कि कम निवेश, क्योंकि भारत जैसा जो देश है वो विकासशील देश है और वहां पर पूंजी की कमी है, इसलिए ऐसे वनों के विस्तार को हमको बढ़ावा देना होगा जिसमें कम निवेश की आवश्यकता होती है। मतलब कम निवेश के द्वारा हमको क्या करना पड़ेगा, फार्म वन की वन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इसके साथ ही केंद्रीय वन मंडल
को उन्होंने कहा कि चाहिए कि वो वन लगाने के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करे। जैसे आजकल तो स्कूलों, कॉलेजों, हर जगह पर वन जो है लगाने के कार्यक्रम को सरकार प्रोत्साहित करती है और हर जगह लोग पेड़ पौधे लगाने में थोड़ा अपनी रुचि भी दिखा रहे हैं और लगाए भी जाते हैं। तो इस तरह से ये हुआ हमारा फॉरेस्ट एरिया या जो प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में हमने लिया कि कितना वन होना चाहिए, राष्ट्रीय वन नीति क्या है और उसमें किस बात पर। तो कहने का मतलब है कि प्रमुख जो बल दिया सरकार ने दोनों ही वन नीतियों में कि कम से कम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के जो 1/3 एरिया है उस पर वनों का विस्तार होना चाहिए। क्योंकि इसमें सफलता नहीं मिल पाई है, परंतु वर्तमान समय में सभी लोग इस बारे में जागरूक हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। धन्यवाद।